नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस क्लास में हिस्ट्री सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CPO-SI के बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस जो आए हुए हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो रेडी गाइस, तो चलते हैं आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हुए, लेकिन उससे पहले लाइक एंड शेयर जरूर बनता है। तो देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, जहां हम देखेंगे कि सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, मतलब ये जो है टैगिंग किया हुआ है, तो आपको इससे बहुत अच्छे से हेल्प मिल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है, ठीक है, और कौन से शिफ्टिंग में है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। Which of the following was established by Jyotirao Govindrao Phule in 1873 to fight against idolatry and caste system? मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए 1873 में ज्योतिराव गोविंदराव फूले द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? कई बार ये प्रश्न क्लासेस में हो चुका है। अगर आपने पहले मेरी क्लासेस की हुई है तो राइस स्मार्ट के प्लेटफॉर्म पर कहती रहती हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो आ गया है और बहुत ही क्लियर है। जहां ज्योतिराव फूले जी का नाम आता है वहां याद रखना आपको सत्य शोधक समाज, ठीक है। ऑप्शन है हालांकि इसमें आर्य समाज, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन या सत्य शोधक समाज या युवा बंगाल आंदोलन, पर उत्तर हमारे यहाँ सत्य शोधक समाज है, जहां पर ज्योतिराव फूले जी ने, मतलब उनका जो मेन मोटिव क्या था कि एक दौर जो चल रहा था जहां पर छूत अछूत के खिलाफ काफी हद तक आंदोलन किया जा रहा था भारतीय समाज में। ऐसे ही इसी तरह से ज्योतिराव फूले जी ने भी अनटचेबिलिटी यानी जाति व्यवस्था या फिर छूत अछूत की जो परेशानियां थी, महाराष्ट्र में इसका उन्मूलन करने हेतु जो है इसका उपयोग, मतलब इनकी स्थापना की थी। जहां पर इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने स्त्रियों की जो व्यथा, मतलब कहते हैं ना, उनकी जो स्थिति थी उसमें भी काफी हद तक परिवर्तन करने के लिए इन्होंने बहुत एफर्ट्स किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। वल्लभ भाई पटेल और डैश ने खेड़ा में गांवों का दौरा आयोजित करके और किसानों से सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का आग्रह करके गांधी जी की मदद की, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, इंदुलाल याग्निक या मोहम्मद अली जिन्ना, जमनालाल बजाज। हालांकि क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख रहे हैं भरपूर तरीके से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके इनडायरेक्टली तरह से पूछा गया है। बट अगर आप मोटे मोटे तौर पर ना बच्चा बोलूँ मैं आपको, अगर आप वर्ड्स पकड़ लेते हैं, जैसे आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म क्या नजर आ रहा है, ठीक है, क्या कि खेड़ा सत्याग्रह की बात हो रही है, ठीक है। किसकी हो रही है? खेड़ा सत्याग्रह, यानी खेड़ा की बात हो रही है। तो यहाँ पर हो गए एक तो वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और खेड़ा सत्याग्रह की चर्चा हो रही है। इसमें और कौन आते हैं? गांधी जी। तो बेसिकली वो कौन से व्यक्ति थे जो इन सब में और भी शामिल थे? इंदुलाल याग्निक। तो दरअसल जब भी आप महात्मा गांधी जी की 3 शुरुआती आंदोलन याद रखते हैं, कौन कौन सा जो गांधी जी ने भारत में आने के बाद पहला चलाया था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, दूसरा चलाया था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और एक हम देखते हैं कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, जो कि 1918 में था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मुख्य भूमिका रही थी उन किसानों के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए। जो अंग्रेज यहाँ पर किसानों का, मतलब इस तरह से हम देखते हैं कि फैमिन आने के बावजूद भी किसान यहाँ पर इस परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन अंग्रेज जो है वो कर माफ करने को राजी नहीं है। तो आखिरकार में उन्होंने सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी। तो महात्मा गांधी जी के 3 मुख्य आंदोलन, जिसके कारण यहाँ पर सफलता मिलती है भारत में पहली बार आंदोलन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो सभी क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, कुछ हमने इस लेवल पे किए हुए हैं जहां नॉर्मल सीधे क्वेश्चंस है, कुछ देख लो आप लोग एग्जाम में इनडायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। चाहमन वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया? अर्णोराज और पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, अजय राज। यहाँ उत्तर है हमारा अजय राज। दरअसल अगर बताया जाए तो कहा जाता है कि अजय राज जी जो थे, दरअसल उन्होंने इस नगर की स्थापना की थी, जहाँ पर इस जगह को, इस स्थान को कहा जाता था अजय मेरू, ठीक है, अजय मेरू कहा जाता था, और बाद में जाकर इसका नाम पड़ गया था अजमेर। जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है मतलब ये होती है चाहमन, यानी जिसे चौहान वंश हम कहते हैं, ठीक है, उनकी राजधानी। तो देखा जाए, अगर बात करते हैं हम लोगों को, तो चौहान वंश में ये एक बहुत
बहुत ही पॉपुलर रूलर हुए थे, जिन्होंने काफ़ी हद तक यहाँ पे किले का निर्माण कराते हुए, सिटी को विकसित कराते हुए अपने वंश को काफ़ी हद तक इन्होंने एक प्रगति की ओर ले गए थे। ठीक है, वहीं हम चौहान वंश के कैसे भूल सकते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय भी एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध शासक हुए थे, जिन्होंने मोहम्मद गौरी का सामना किया था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों का विचार विमर्श किस वर्ष के बाद के महीनों में आयोजित किया गया था? ठीक है, यानी थर्ड राउंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन देखा जाए यानी बेसिकली पूछ रहे हैं किस वर्ष आयोजित हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको कई बार क्लासेस में जब कराती थी तो बोलती थी कि बेटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वहीं जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, उसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं। आप ना छोटा सा टेबल इस तरह से बना सकते हो, जहां पर अगर आपने पहला राउंड टेबल याद रख लिया 30 से 31, ठीक है, तो 30 से 31 का जो ये पहला राउंड टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इस समय चल रहा था भारत में कौन सा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, जहां पर इसके कारण कांग्रेस भागीदारी नहीं लेती है, लेकिन बाद में इसके समझौता होता है और जब दूसरा राउंड टेबल होता है तो दूसरे राउंड टेबल के बाद हम देखते हैं कि इसमें कांग्रेस जाती है। ठीक है, एंड हालांकि गांधी जी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नतीजे से निराश होते हैं, क्योंकि इसमें अंबेडकर जी ने जो पहले से मांग कर रखी थी कि दलितों के लिए हमें अलग से इलेक्शंस की चाहिए, मतलब डिमांड पूरी कर दीजिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पृथक निर्वाचन। तो इस समय ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है रैमसे मैकडोनाल्ड, उसने ऐसा कर भी दिया और अंबेडकर जी जो थे उन्होंने इसको स्वीकार किया। गांधी जी का कहना था कि भाई ऐसे सबको सेपरेट इलेक्टोरेट्स अगर हम दें तो हमारा हिंदू समाज बट जाएगा, तो सेपरेट इलेक्टोरेट सही नहीं है। इसीलिए बाद में जब गांधी जी निराश हो गए तो यहां हम देखते हैं कि भारत आने के बाद उन्होंने दोबारा से ये आंदोलन शुरू कर दिया, और जब वो जेल में थे तब अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में होता है समझौता, जिसे आपने इतिहास में सुना है पूना पैक्ट, पूना समझौता के नाम से। और पूना पैक्ट को ही हम गांधी अंबेडकर पैक्ट भी कहते हैं, गांधी अंबेडकर समझौता। ठीक है, जहां पर इन दोनों के बीच समझौता होता है, जो हमने कई बार अपनी राइस स्मार्ट की क्लासेस में आपने मेरे साथ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो वही राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल में हम देखते हैं कि 1932 से 1933 तक ये चलता है। तो एग्जैक्टली आपका उत्तर क्या होना चाहिए, 1932। तो थर्ड राउंड टेबल जिसके तहत कौन सा आपका वो आता है, गवर्नमेंट इंडियन एक्ट जो आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, 1935 का अधिनियम, इसी के तहत आगे जाकर जो है मतलब एक तरह से कहते हैं ना, उसका निर्माण किया गया और वो आगे इम्प्लीमेंटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अक्सर किस शासक के दरबार में गाते थे? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर। वैसे एक बार बताऊं, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस की है तो उनमें से मैंने कई क्लासेस में बोला तानसेन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अकबर के नवरत्न से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जब नवरत्न से इवन मैंने अभी जो हाल ही में टॉपिक वाइज क्लासेस आपके साथ की हैं, उन टॉपिक वाइज क्लासेस में मैंने अकबर के जो नवरत्न आपको बताए थे उस वक्त भी मैंने ये बात बोली है। आप में से जितने स्टूडेंट्स ने इसको सुना होगा तो तब पता चला होगा इससे कितना सारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसीलिए बोलते हैं कि कई बार सुन लिया करो, काम आ जाता है। और देखो हालांकि एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उत्तर क्या है, ऑब्वियसली अकबर के नवरत्न तो कौन थे, तानसेन। ठीक है, तो अकबर द्वारा इनको उपाधि दी गई थी मियां तानसेन, जिनके गाने से कहते हैं ना, सूखी बदरिया में बारिश होती मुझे दीपक जल जाया करते थे, तो ऐसे गाते थे। ठीक है, तानसेन जो ध्रुपद राग बहुत अच्छे से सीखे थे अपने गुरु से, जिनका नाम था स्वामी हरिदास जी। ठीक है, शोर टेम्पल ऑफ मल्लापुरम वॉज बिल्ट बाय, मल्लापुरम का तटीय मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? नाग, चालुक्य, पल्लव, चोल। और यहाँ पर उत्तर होता है हमारा पल्लव। कहते हैं कि यहाँ पर ये जो मल्लापुरम जो मंदिर की यहाँ पे बात की जाती है, दरअसल कहा जाता है ये शोर टेम्पल की जो मतलब यहाँ पर जो स्थापित हमें देखने को मिलता है, तो ये कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम, तमिलनाडु, इंडिया।
कहते हैं कि दरअसल अगर माना जाए तो आपको याद होगा कि भगवान श्री विष्णु जी का एक अवतार है नरसिंह अवतार। तो नरसिंह अवतार जो था दरअसल उनके दौरान जो बाद में उस गद्दी पर हिरण्यकश्यप को हटाकर उनके पुत्र प्रहलाद आते हैं। तो उनके पुत्र प्रहलाद के जो पुत्र थे दरअसल उनके द्वारा जो है मतलब बलि उनका नाम था बलि। तो बलि द्वारा ये स्थापित जगह का नाम पड़ा है महाबलीपुरम। और जहाँ पर ये मंदिर आप देखते हैं तो यहाँ बेसिकली आपको 3 टेम्पल्स दिखते हैं, 3 श्रीन्स आपको नजर आती हैं, जिनमें से 2 श्रीन जो हैं यानी 2 जो मुख्य मंदिर आपको नजर आते हैं वो भगवान शिव के हैं और एक आपको विष्णु जी के नजर आते हैं, जिनमें हम बात कर रहे हैं नरसिंह जी की। ठीक है, तो पल्लवास द्वारा इस तरह के टेम्पल्स वाले क्वेश्चन, हालांकि आप लोग स्टैटिक जीके में भी हिमांशु सर से बहुत पढ़ते हैं, तो कुछ हिस्ट्री में भी मैं आपको थोड़ा हिस्टोरिकल रेफरेंस से बता रही हूँ। तो वही ये तो आप जान लीजिए कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर से बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य शासक था और उसकी हत्या उसके सेनापति ने की थी? सेम क्वेश्चन सेम वर्डिंग्स के साथ एग्जैक्टली करवाया हुआ है। नहीं यकीन आता पीछे क्लासेस में जाकर देख लो। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, एक होता है ना कि तुम लोग धीरे धीरे करके समझोगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, और एक समय के बाद जब बात सुनने लगोगे तब तुम्हारे क्वेश्चंस अच्छे से लगने लगेंगे। कैसे भूल जाते हो कि यहाँ सीपीयू के एग्जाम में कितना वेटेज आता है यहाँ पर जीएस का, और अच्छी वेटेज के साथ आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्या शतधन्वन दशरथ बृहद्रथ बिंदुसार, तो उत्तर है यहाँ पर बृहद्रथ। बृहद्रथ दरअसल वो एक अंतिम मौर्य शासक थे जिनकी हत्या उन्हीं के कमांडर यानी पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और बाद में पुष्यमित्र शुंग ने कौन से वंश की नींव रखी थी? शुंग वंश की, जिसके संस्थापक खुद कौन हुए थे? पुष्यमित्र शुंग हुए थे। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन कई बार बता चुकी हूं मैं आपको। त्रिपक्षीय संघर्ष उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहारों, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिण भारत में डैश के बीच हुआ था। ठीक है, चेर, मराठा, चोल, राष्ट्रकूट। एक्चुअली जहां तक मुझे याद है मैंने आपको बहुत अच्छे से ना ये क्वेश्चन पता है किस तरह से करवाया था कि इनमें से कौन से वंश द्वारा त्रिपक्षीय युद्ध में भागीदारी नहीं ली गई थी। उनमें से 3 ऑप्शन है, पाल, प्रतिहार और तीसरा कौन था? राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट था। इसके अतिरिक्त एक और वंश का कई बार मतलब ऑड वन आउट होता है ना, जिसमें एक अजीब सा अलग ही कोई वंश का नाम रख देते हैं, जैसे इनमें से हो कोई चेर वंश, चोल वंश, पांड्या वंश, तो वो हमारा उत्तर होता था। लेकिन उस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ जाते थे कि त्रिपक्षीय युद्ध में कौन कौन शामिल थे? पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, जो कि कन्नौज यानी उत्तर भारत के कन्नौज के स्थान को लेकर युद्ध लड़ रहे थे। 200 साल तक ये युद्ध चला था, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो दक्षिण में जो भूमिका निभा रहे थे इस युद्ध में वो कौन थे? राष्ट्रकूट थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में स्थापित किया गया था जिसने ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद के खिलाफ काम किया और हिंदू धर्म में सुधार करने की कोशिश की? तो रामकृष्ण मिशन। एक्चुअली रामकृष्ण मिशन जो है ना वो रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही उनका मतलब ये मिशन रखा गया था। और रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने ही दरअसल इस मिशन की स्थापना की थी। तो कई बार ना वो नाम ना एक रट चुका है, जैसे कि बोलते वक्त ही उनका नाम निकलता है। ठीक है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, परमहंस मंडली, तो उत्तर होता है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली जो कि हम देखते हैं कि बेसिकली आपका दक्षिण भारत की मतलब दक्कन की तरफ ये जो है कार्य कर रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जो यहाँ पर हमारे सुधारवादी थे उनका जो मुख्य एजेंडा क्या है, एक दौर चल रहा है, ये भी उस दौर में 19वीं शताब्दी में स्थापित है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसा आंदोलन जो लोग अछूत जाति व्यवस्था, इसके अतिरिक्त जो काफ़ी सारी व्यवस्थाएं थी, परंपराएं थी, जिनका
विरोध हो रहा था, जहां पर चाह रहे थे समाज के बाकी के लोगों का उन्मूलन होना, तो इस तरह से वहां पर भी परमहंस मंडली जो है इस लेवल पर कार्य कर रही थी। ठीक है, तो इनका कार्य जो बेसिकली हम देखते हैं कहाँ, सतारा पूना, जो कि हमने अभी देखा था, क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, मुस्लिम लीग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1906, 1912, 1915, 1909। और मुझे लगता है इस क्वेश्चन का उत्तर सभी को मालूम होगा। लास्ट ईयर भी काफ़ी मतलब हम अगर बात करते हैं काफ़ी एग्ज़ाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो है, चाहे फिर वो MTS का था, ठीक है, या फिर अगर हम बात CGL की कर रहे हैं, अदर एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, फिलहाल आज तो हम CPO की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत क्वेश्चन आता है मुस्लिम लीग पर। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, जहाँ पे प्रभावित किसकी वजह से हुआ था? जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। हम देखते हैं ना, बंगाल का विभाजन हो चुका था 1905 में, तो जो बंगाल था वो दरअसल हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन के आधार पर बढ़ चुका था, जहां पर अब मुस्लिम पॉपुलेशन को भी एक रियलाइज हुआ कि हम लोगों का भी एक पॉलिटिकल पार्टी हो, जहां पे हम एक मुसलमानों के हित की बात रख सके। इसलिए इस बात को लेकर, प्रस्ताव को लेकर आगा खां भारत की वॉइसरॉय से बात करते हैं, जिसका नाम इस समय था कौन? लॉर्ड मिंटो। तो मिंटो, या फिर अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो बेसिकली इनका एजेंडा तो एक ही था, डिवाइड एंड रूल, और इसीलिए बहुत हंसते हंसते इन्होंने जो है एक अनुमति दी थी, जिसके तहत ढाका में स्थापना होती है, और संस्थापक के रूप में हम जानते हैं नवाब सलीमुल्लाह और वकारुल मुल्क को। ठीक है, तो उनके द्वारा स्थापित किया जाता है 1906 में, तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था? थोड़ा सा इसको एक बार ना इंग्लिश में और देखते हैं, तो क्योंकि कई जगह देखिए समेकन है, संहिताकरण है, थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ पाते हैं, तो एक बार इंग्लिश में वर्डिंग्स वो सुनेंगे तो उसको अच्छे से समझ पाएंगे। Which of the following acts enacted by the British Parliament provided for the establishment of a law commission for the consolidation and codification of Indian laws? ठीक है, यानी जो है लॉ कमीशन, कानून आयोग जो था, दरअसल किस कारण से, किस कानून के तहत वो स्थापित होता है, प्रभावित होता है भारत में, देखते हैं। तो यहाँ पर बताया भाई, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1813। तो याद कीजिए, मैंने कई बार आपको बताया है कि जो ये हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए थे, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में मैंने आपको कई बार बताया कि 1833 का चार्टर एक्ट आया, जहां हम देखते हैं कि लॉ कमीशन स्थापित होता है, जिसमें हम एक लॉ मेंबर की भी बात करते हैं, लॉर्ड मैकॉले। मैंने कई बार आपको बताया कि लॉर्ड मैकॉले का मिनट ऑफ मैकॉले, जो कि 1835 में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो वो एक लॉ मेंबर ही तो था, यानी वो एक इस कमीशन का जो मेंबर हम देखते हैं, जो कि इस कानून की, मतलब इस चार्टर की वजह से, इस अधिनियम की वजह से स्थापित होता है और काफ़ी प्रभावित रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये कब होता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, और इसे याद रखना, चार्टर एक्ट के तहत ये होता है। और इसी चार्टर एक्ट के तहत हम ये भी देखते हैं कि जो विलियम बेंटिक अभी तक सिर्फ बंगाल का ही गवर्नर जनरल था, लेकिन अब तो उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। तो विलियम बेंटिक के काफ़ी सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। जब मैंने गवर्नर जनरल वाला टॉपिक बताया था, कई बार आप लोगों को बताया, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें, फैक्ट्स हैं, उनको रट लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे अगर हम विलियम बेंटिक की बात कर रहे हैं तो उसमें सती सिस्टम पूछते हैं कि सती सिस्टम विलियम बेंटिक के काल में कब जो है समाप्त होती है? 1829, जिसमें हमारे भारतीय सुधारवादी भी शामिल होते, राजा राममोहन रॉय। ठीक है, तो इस तरह से हमारा उत्तर है चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, नेक्स्ट, हालांकि क्वेश्चन को बहुत बड़ा बनाया है, लेकिन वर्डिंग्स पकड़नी है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, तो अगर आपने ये वर्डिंग पकड़ ली होगी ना, ये लॉ कमीशन, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। इतना ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मालविका अग्निमित्र 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक नाटक डैश द्वारा लिखा गया था। कालिदास, हरिसेन, भवभूति, पिंगला। तो यहाँ पर उत्तर है हमारा कालिदास। कैसे भूल सकते हैं हम लोग कालिदास, द फेमस राइटर,
जो हम देखते हैं कि एक मतलब जो है पोएट माने जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं कि एक समय था, एक दौर आया था जब यहाँ पर गुप्त वंश की स्थापना होती है। तो गुप्त वंश में एक शासक हुए थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही पावरफुल रूलर माने जाते हैं। हालांकि इनके पिता सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं समुद्रगुप्त। अगर कभी भी आपसे कोई पूछे ना गुप्त वंश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक कौन, तो समुद्रगुप्त का नाम लेना। उसको सबसे ज्यादा यशस्वी और पावरफुल रूलर माना जाता है। तो उन्हीं के बेटे भी काफी प्रसिद्ध रहे थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उर्फ चंद्रगुप्त II। उन्हीं के नवरत्न में कालिदास। दरअसल इनकी काफी सारी रचनाएं तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी मालविका अग्निमित्र, तो दरअसल अभी मैंने आपको बताया कि जब मौर्य वंश का अंत होता है तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी थी। तो पुष्यमित्र का जो बेटा था ना अग्निमित्र, दरअसल उसी पर लिखी गई ये रचना है जिनका नाम पड़ा था मालविका अग्निमित्र, ठीक है। तो ऐसे जब फैक्ट्स आप पढ़ोगे ना, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री फैक्ट्स, तो अब आपको पता चलेगा अच्छे से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर, नौकरशाही और यूरोपीय बनाया? अगेन यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एग्जामिनर ने डिस्क्राइब किया है और आपको क्या वर्ड पकड़ना है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल under the British rule in India professionalized, bureaucratized and Europeanized the administration of East India Company? तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, किसने इसको यूरोपीय आधार पर बनाया था, प्रोफेशनलाइज किया, ब्यूरोक्रेटाइज किया था, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग, डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्निंग। तो उनमें से एक दुष्ट आपको नजर आ रहा होगा जिसका नाम है कॉर्नवालिस। ये बड़ा फेमस रहा है। ये कॉर्नवालिस किसके लिए सबसे ज्यादा फेमस रहा है, कब किसके लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके? परमानेंट सेटलमेंट, जिसे आप लोगों ने सुना होगा स्थायी बंदोबस्त के नाम से, ठीक है। स्थायी है ये, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसके नाम से शायद आप जानते होंगे, बट इसकी कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसने और क्या चीज किया था, इसने इंट्रोड्यूस किया था क्या, प्रशासनिक व्यवस्था, जहां पर इसने जुडिशरी और सिविल राइट्स को अच्छे से डिफाइन किया अलग लेवल पर, और वो कहलाता है कॉर्नवालिस कोड। इसके नाम से ही मशहूर है, क्या कहलाता है? कॉर्नवालिस कोड, जिसके तहत इसने प्रशासन को बहुत अच्छे से अपने तरीकों से, जो एक इनका ब्रिटिश स्टाइल था, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ, तो उसके आधार पर स्थापित किया था। क्योंकि क्या है ना, अंग्रेजों ने हाल ही में, मतलब रॉबर्ट क्लाइव के बाद से अंग्रेजों ने एक पकड़ बनानी शुरू की थी भारत में, जहां से इन्होंने धीरे धीरे शासन की नींव रख दी थी बंगाल में, कलकत्ता से। कलकत्ता इनकी राजधानी थी और बाद में इनकी राजधानी दिल्ली हुई थी। तो दरअसल काफी चेंजेस धीरे धीरे अधिनियमों के साथ आ रहे थे। जैसे इससे पहले अगर हम देखते हैं तो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। और वॉरेन हेस्टिंग के आप काल में, मतलब जो मुख्य रूप से हम देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग, तो वॉरेन हेस्टिंग के काल में आपको क्या नजर आएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो कितने सारे सुधार आए। इसी तरह कॉर्नवालिस ने भी बहुत हद तक चेंजेस किए थे, जिसके कारण हम देखते हैं इसका जो चेंजेस था प्रशासनिक लेवल पे, वो कहलाता है कॉर्नवालिस कोड। और इसे कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। यानी आप इंडियन सिविल सर्विसेज का जो अपना स्कोप देखते हैं, उसका जनक भारत में कौन माना जाता है? ये कॉर्नवालिस ही माना जाता है। और उसमें इस व्यक्ति ने उस प्रशासनिक सेवा के लिए भारतीयों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी, यूरोपियंस को दी थी। मैं कई बार आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हमारी क्लास में। तो यहाँ पर देखते हैं कि उसने दरअसल यूरोपियंस को दी, जिसका उसने कर दिया था यूरोपीयकरण। अब एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, सिविल सर्विसेज में जब वो यूरोपियंस को ही रखेगा तो प्रशासन क्या हो जाएगा? यूरोपनाइजेशन, यूरोपनाइज्ड। इसीलिए जब इन वर्डिंग को आप पकड़ेंगे समझ जाएंगे इसका उत्तर ये नालायक कॉर्नवालिस है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कई सारे फैक्ट्स को साइड बाय साइड पैरेलली देखना है। उत्तर भारत में शत्रुओं को परास्त करने के लिए गन पाउडर का प्रयोग किसने आम किया? ये तो सबको पता ही है, कितना फेमस था। भारत में कौन आया था ऐसा व्यक्ति जो लेकर आया था एक महान युद्ध के लिए तोपें, जिसे
भारत में एक महान मतलब ऐसा एक युद्ध जाना गया जो इतिहास में बहुत ही फेमस हो गया है। ठीक है, इब्राहिम लोदी, बाबर, राणा सांगा, दौलत खान लोदी। और तोपे लाने वाला कौन था? बाबर, जिसने 1526 का प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा था। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। बाबर के आने से पहले दिल्ली सल्तनत शासन कर रहा था। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश शासन कर रहा था। लोदी वंश में इब्राहिम लोदी था और इसको चुनौती देने के लिए बाबर यहाँ आया था, जिसके साथ इसने जब ये युद्ध लड़ा तो 1526 का पहला पानीपत का युद्ध, क्योंकि हमारे इतिहास में 3 पानीपत के युद्ध हुए हैं और उसमें से पहला बाबर ने लड़ा। तो बाबर उसमें लाया था तोपे, जो भारत का पहला युद्ध माना जाता है जिसमें तोपों का उपयोग किया गया था, कैनन्स यूज किए गए थे और इसी कारण ये बहुत ही पॉपुलर रहा था युद्ध। एक युद्ध अगर देखते हैं तो बाबर द्वारा जो लड़ा गया था वो दरअसल इनकी मृत्यु से मतलब 1530 में मरते हैं और 1529 में इन्होंने दरअसल इन्हीं के पुत्र थे महमूद लोदी, उनके साथ युद्ध लड़ा था जिसे हम बोलते हैं घाघरा का युद्ध। वो एक ऐसा युद्ध माना जाता है जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। ठीक है, तो बाबर से भी ऐसे काफी सारे प्रश्न बने रहते हैं, तो इनको आपको देखना होता है कैसे हमें इन क्वेश्चंस को डील करना है। निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? लाल मस्जिद दिल्ली, कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली, मोट की मस्जिद दिल्ली, बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली। तो यहाँ पर उत्तर आ रहा है मोट की मस्जिद। दरअसल मोट की मस्जिद का पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। हालांकि हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को डिस्कस करें, लेकिन ये एक छोटा सा इंटरेस्टिंग एक स्टोरी टाइप की कुछ चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। होता ये है, कहा जाता है कि दरअसल सिकंदर लोदी जो थे वो अपना मस्जिद के जहाँ पे मतलब ये जा रहे थे, ये अभी आप देखेंगे तो ये दिल्ली में ही है। ठीक है, और दिल्ली में है साउथ एक्सटेंशन के स्थान पर, जहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो मस्जिद बनी हुई है दरअसल इसी स्थान पर पास के मस्जिद में जब ये सिकंदर लोदी आते हैं तो दरअसल जैसे ही यहाँ पर ये अपनी नमाज करने के लिए पढ़ने के लिए अदा करने के लिए झुकते हैं तो एक जो हम मोठ लेंटिल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, आपने देखा होगा कि जो कुछ स्प्राउट्स टाइप होते हैं उनको मोठ बोलते हैं। ठीक है, उसको इंग्लिश में हम लेंटिल्स बोल सकते हैं। तो उसका एक दाना जो था इनके घुटनों पर आ गया। तो इनका एक दरअसल जनरल था जिसका नाम था मियाँ भुआ। तो मियाँ भुइया ने बोला कि भाई ये तो दाना बहुत ही ज़्यादा लकी है जो इनके पास आ चुका है, इसे तो फेंकना नहीं चाहिए, इसे तो संभाल कर रखना चाहिए। तो उन्होंने पास ही में इसको जो है मिट्टी में दबा दिया और दबाने के बाद जब इस पर थोड़ी सी ग्रास आने लगती थी, उसमें से कुछ दाने आते थे, तो वो बार बार इसका एक इम्पॉर्टेंस, इसका क्योंकि एक महत्व था तो इसको वहीं दबा दिया करते थे। करते करते मियाँ भुइया ने क्या करना शुरू किया, यहाँ पर जब धीरे धीरे बढ़ने लगा, इसकी खेती धीरे धीरे बढ़ने लगी तो इसे उन्होंने बाजार में बेचना शुरू किया, जिससे उन्होंने बहुत लाभ कमाया। इतना लाभ कमाया कि बाद में सिकंदर लोदी से जाकर कहने लगे कि देखिए उसके एक छोटे दाने से आज मैं इतना ज़्यादा लाभ कमा चुका हूँ, तो आपकी आज्ञा से यहाँ एक मस्जिद बनवाना चाहता हूँ, जिसका नाम पड़ गया था मोट की मस्जिद। तो कितना इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि लोदी काल में जो बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना गया? महात्मा गांधी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर आपको जब भी यहाँ दिख रहा है ना ये जो वर्ड, एक बहुत ही मुख्य वर्ड है सत्याग्रह, तो आप समझ जाइए कि सत्याग्रह में जहाँ आंदोलन मुख्य रूप से हमें देखने को मिलते हैं उनकी लीडरशिप महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। ये बात उस दौर की है कि जब हम देखते हैं 1919 में सर सिडनी रॉलेट ने ये कानून चलाया था, जहां पर इस कानून के नाम पर ये नाम रख दिया था रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट दरअसल नाइंसाफी की बात कर रहा था। ये जब चाहें जिसे चाहें उठाकर जेल में डाल देंगे, ज्यादा लोगों का समूह इन्हें नजर आएगा तो उठा के जेल में डाल देंगे। और आज तो आप देखते हैं कि जब आप जेल में होते हैं तो आपको कोई बरी करवा सकता है, वकालत हो सकती है, या कोई अगर ज़्यादा कोई मैटर होता है तो आई विटनेस को बुलाकर अगर वो गवाही देता है तो सुनी जाती है। पर यहाँ तो सर सिडनी रॉलेट कह रहे हैं यहाँ तो सुनी ही नहीं जाएगी। इसे लोगों ने इसको मतलब ये कैसा कानून बताया, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, काला कानून कह दिया।
और इसी कारण से एक समय के बाद हम देखते हैं कि इसका विरोध होने लगा, जहाँ विरोध होने के बाद महात्मा गांधी जी ने इसको कहा कि हम रॉलेट एक्ट के खिलाफ करेंगे सत्याग्रह। याद कीजिए, ये सत्याग्रह पंजाब में चला रहे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जहाँ पर उनके अरेस्ट होने के बाद जब पंजाब में जहाँ वहाँ पे भीड़ थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे, कर्फ्यू लग चुका था। और उसी के बाद जब जलियांवाला बाग इकट्ठे होते हैं लोग कर्फ्यू में अपना त्योहार और उत्सव पर मनाने के लिए, तो वहीं पर जलियांवाला बाग की घटना घटित होती है। तो दरअसल कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट शाहजहां की गद्दी का उत्तराधिकारी था? शाह शुजा, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श। हालांकि उत्तराधिकारी कोई और होना चाहिए था, पर बनता कौन है? औरंगजेब। ये तो हम सभी जानते हैं कि शाहजहां जिसकी मृत्यु होने वाली थी 1658 में, पर ये 8 साल और जी गए थे। ठीक है, तो 1658 में जहां इनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण, कई बार आप लोगों को मैंने अपनी क्लासेस में बताया, जाकर बोलती हूँ कितना कि देखो भाई क्लासेस गारंटेड बैच की क्लासेस है। अब जो टॉपिक वाइज क्लासेस पीछे हुई हैं उनमें सब कुछ बताया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पर ना जाने आप में से कितने लोगों ने इसको देखा होगा, डोंट नो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। तो जिस उत्तराधिकारी के युद्ध में हम देखते हैं, ठीक है, उत्तराधिकारी का युद्ध, जिसमें हम देखते हैं कि ये चारों ही जो थे शामिल थे। इनमें से हालांकि होना चाहिए था उत्तराधिकारी किसे? दारा शिकोह को, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा यही था और उत्तराधिकारी सबसे बड़ा पुत्र ही होता है। लेकिन चारों भाइयों ने युद्ध किया, जिसमें अंत में विजयी कौन हुआ? औरंगजेब। और तब कौन इनका सक्सेसर उत्तराधिकारी होता है? औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बाहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बिदर स्थानांतरित की? फिरोज शाह, हुमायूं, अहमद शाह या मुजाहिद? तो यहाँ पर उत्तर होता है हमारा अहमद शाह। हम देखते हैं कि अहमद शाह ने जो है अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। दरअसल होता ये है कि पहले जो बाहमनी के हम देखते हैं कि राजधानी गुलबर्ग में थी, वहां पर बाद में जाकर इन्होंने बिदर की, और इनको एक दरअसल ऐसा लगता है कि कोई एक लोकेशन है जहां पर अच्छे से ये अपने राजधानिक प्रशासनिक रूप से स्थापित करके इसे आगे प्रगतिशील बना सकते हैं, और इसी कारण से उन्होंने इनको आगे क्या किया था? एस्टैब्लिश किया था। बाद में जाकर हम देखते हैं हालांकि जो अहमद शाह होते हैं, ठीक है, आगे जाकर जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं, ठीक है, उनके उत्तराधिकारी ने भी इसको काफी हद तक विकसित किया था। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए तो बाहमनी से ही वैसे देखा जाए ना, बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं। आगे भी आप देखेंगे सीपीओ के इन क्वेश्चंस में कि आगे भी बाहमनी किंगडम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, जहाँ पे फिर से अहमद शाह का एक बार और जिक्र होगा, तो याद रखना भी आप लोग। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने विलय की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तैयार की थी? तो जहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से एक ही नाम आता है, कौन? डलहौजी। कई बार बताया है, हालांकि ऑप्शंस में वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, कैनिंग भी दिया है, बट डलहौजी याद रखना है। और हम जानते भी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सबसे पहला शिकार। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? सबसे पहला शिकार कौन सा राज्य हुआ था? तो उत्तर क्या बताया था? कई बार आपको बताया, सतारा। जो आगे जाकर हम देखते हैं इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का एक कारण बनता है क्या? 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति याद है ना, मंगल पांडे वाली, तो यही मुख्य कारण था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी है? वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक? तो यहाँ उत्तर है अश्वघोष। दरअसल हम देखते हैं कि यूं तो महात्मा बुद्ध का, या जो महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म स्थापित है, वह पाली भाषा में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था, बहुत ही ज्यादा जो है फेमस होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो ये अश्वघोष द्वारा महात्मा बुद्ध की जीवनी लिखी गई है, जिसे नाम दिया गया है बुद्धचरित। दरअसल ये लिखा जाता है एक संस्कृत लैंग्वेज में, जहाँ पर बताया जाता है कि किस तरह से उनकी जीवनी की, मतलब जीवन की जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में पता चलता है, किस तरह से उन्होंने अपना सब जैसे ज्ञान प्राप्त करना अपने उपदेशों को लेकर, तो पूरा चरित्र उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया हुआ है अश्वघोष
घोष ने इस पुस्तक में। ठीक है, तो देखो कभी एक्सपेक्ट कर सकते थे कि बुद्ध चरित्र से क्वेश्चन है, तो पीछे मालविका अग्निमित्र यानी टेक्स्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के शासनकाल में आने से पहले निम्नलिखित में से किस दरबार में दरबारी थे? बनारस, रीवा, मगध, गांधार। बताया था ना तानसेन से बहुत क्वेश्चन आता है, और देख लो एक और क्वेश्चन आ गया है। उत्तर है रेवा। कहते हैं कि रेवा के जो एक शासक थे रामचंद्र जी, उनके दरबार में अपना करियर शुरू करा था कहीं जाकर इन्होंने, मतलब जो बात करते हैं हम तानसेन जी की, तो तानसेन बहुत अच्छे से वहाँ पर अपने जो संगीत के कार्य थे उनको बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन क्योंकि इनके जो गुणगान थे, जो इनकी चर्चाएं थी दूर दूर तक थी, तो कैसे जब इनकी चर्चा अकबर तक पहुंच जाए तो अकबर इस तक रह सकते थे। इसे अकबर द्वारा संदेशा भेजा गया कि यह अकबर के दरबार में आए और वहां पर संगीत शुरू करें, तो तानसेन ने मना कर दिया। लेकिन रामचंद्र जी ने तब तानसेन को समझाया था कि आपको आगे अपना नाम और कमाना चाहिए, और आपको अपना जो है एक तरह से कहते हैं ना कि आपको अपनी मतलब प्रोग्रेस, मतलब हम देखते हैं ना कि हम अपना ही आगे प्रोग्रेस करने के लिए हम लोग चीज़ें करते हैं, तो आपको अपने आगे नाम कमाने के लिए अकबर के दरबार जाना चाहिए। तो दरअसल खुद ही रामचंद्र जी ने इन्हें तानसेन जी को जो है कई तोहफों के साथ अकबर के दरबार में भेज दिया, जहाँ पे बाद में अकबर के नवरत्न में हुए, और अकबर ने इनको उपाधि दी थी मियाँ। ऐसे ये कौन हुए थे? मियाँ तानसेन। वैसे अगर देखा जाए तो इनका वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे, और पांडे जी मतलब रामतनु से तानसेन याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। ऐहोल में रावणफाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य शैली को दर्शाते हैं? होयसल, चालुक्य, पल्लव, विजयनगर। तो उत्तर है चालुक्य। दरअसल कहा जाता है कि अगर देखा जाए तो ये जो कला स्थापित की गई है काफी हद तक ऐसा कहा जाता है कि जैसे ये स्थित है दो जगहों से कुछ ना कुछ किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जिनमें से एक आपका कौन सा है? बादामी, और दूसरा आपका कौन सा है? पत्तदकल। तो अगर हम देखा जाए कि दोनों ही स्थान जो है चालुक्यों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट पोर्ट एरियाज, मतलब एक तरह से सिटी, इम्पॉर्टेंट सिटी हुआ करते थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की जो चीज़ें उसको कितना हद तक प्रगतिशील बनाया था। जहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कितने हद तक इस काल में हमें जो ये ऐहोल की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के काफ़ी सारे मंदिरों की जो मतलब कला शैली है उसको दर्शाते हैं, उनके मंदिरों को प्रभावित करते हैं। तीन धर्मों का यहाँ पर हमें क्या मिलता है? एक तरह से प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये जो सब यहाँ पर ये स्थान को देखते हुए, ये आर्किटेक्चर को देखते हुए, इससे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया जाता है कि ये चालुक्यों द्वारा ही निर्मित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण किस वर्ष हुआ था? बहुत सिंपल है, कई बार आपको बताया था मैंने कि तैमूर का आक्रमण बहुत पूछते हैं। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि तैमूर ने भारत में किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398। तैमूर ने जो आक्रमण 1398 में किया था, इसके कारण तुगलक वंश जो ऑलरेडी शासन कर रहा था यहाँ दिल्ली सल्तनत में, जिसमें शासक थे कौन? नसीरुद्दीन तुगलक। तो दरअसल तुगलक वंश का अंत होता है और एक नया वंश जो है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, जिसका आगे जाकर नाम होता है क्या? याद कीजिए, सैयद वंश। क्योंकि जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो क्रम में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है, जिसकी स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। तो इस तरह से जो है तैमूर का आक्रमण जो था काफी प्रभावकारी। हालांकि कहते तैमूर ने जब आक्रमण किया था बड़ी तबाही मचाई थी, दिल्ली को मतलब कहते हैं ना तबाही के साथ मार काट के यहाँ पर खून खून कर दिया था। बहुत ही ज्यादा इन्होंने यहाँ स्थिति खराब कर दी थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी, ब्यास नदी, सिंधु नदी, घाघरा नदी, इंडस रिवर। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल नजर आते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अक्सर हड़प्पा कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन इतना पूछते हो। देखो इसमें से आ गया, जब भी मैंने आपको पढ़ाया होगा उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि मोहनजोदड़ो जो है ये खोजा जाता है 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा, जो कि सिंधु नदी इंडस रिवर के पास स्थित है।
हालांकि जब कहते हैं इसे मतलब इस सिविलाइजेशन, इस सभ्यता की खोज हो रही थी तो पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया, लेकिन धीरे धीरे जब मोहनजोदड़ो पर भी रिसर्च किया गया, वहाँ पे खोज की गई, तो पता चला कि ये बहुत ही मुख्य जो है क्षेत्र माने जाते हैं, साइट्स मानी जाती हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में डैश द्वारा की गई थी। बहुत सिंपल तौर पे मैंने एक क्वेश्चन बताया, देखो सिंपल एग्जाम में आ चुका है। अब आप क्या कहोगे 2023, अब मतलब आप इससे ज्यादा और क्या करोगे यार कि विजयनगर पे ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट क्लासेस में करवाए हुए हैं। ठीक है, कृष्णदेवराय, हरिहर और बुक्का, वेंकट द्वितीय, देवराय द्वितीय, तो उत्तर है हरिहर और बुक्का। हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में जिनकी स्थापना हरिहर बुक्का द्वारा 1336 में करी जाती है, उस समय कई बार बताया था कि उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत में शासन कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही इन दोनों को भेजा जाता है, जहां ये इस्लाम धर्म कबूल कर चुके थे, लेकिन बाद में जब इनकी एक संत से मुलाकात होती है तो इन्हें वापस अपने धर्म के बारे में आभास होता है और तब जाकर इन्होंने फिर से अपना धर्मांतरण करवाते हुए इस तरह से इन्होंने ठान लिया था कि अब यह जो है अपना एक नए साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो बाद में जाकर वह पड़ता है विजयनगर साम्राज्य, जिसकी राजधानी थी हम्पी, जिस पे 4 वंशों ने शासन किया था और उनमें से पहला वंश इनके द्वारा स्थापित किया जाता है जिसे हम बोलते हैं संगम वंश। ठीक है, तो इसीलिए हम देखते हैं कौन सा था, हरिहर और बुक्का। यूरोपीय लोक व्यापार की मानसिकता से ही भारत में आए। यह सिलसिला निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था? अच्छा, देखा जाए ना, ये क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं कि कई बार सिंपल पूछा जाता है ना कि पहले भारत में कौन आए थे। यहाँ पर सिंपल देखो क्या है, पूछ रहे हैं कि इस जो मतलब ये जो श्रेणी सिलसिला शुरू हुआ था, भारत में काफ़ी सारी कंपनीज आई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनमें से पहले कौन आया? ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच। तो सभी जानते हैं भाई पहले पुर्तगाली आए थे, जिन पुर्तगालियों द्वारा ही जो सबसे पहले भारत के और आने का एक ऐसा रास्ता खोजा गया था, जिसके कारण कहते तो हम ये है भारत खोजा गया था, मतलब भारत की खोज हुई थी, पर भारत की खोज नहीं हुई थी, रास्ते की खोज हुई थी। जहां पर 1498 में वास्को डी गामा, याद होगा कई बार बताया मैंने, वास्को डी गामा द्वारा जो है ये जो है केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत में केरल के कालीकट पे पहुंचते हैं। ठीक है, और उसके बाद पुर्तगालियों का जो सिलसिला दौर शुरू भारत में होता है, इन्होंने व्यापारिक कार्यक्रम शुरू किया और इनके बाद में यूरोपियंस आते हैं और भी यूरोपियन कंट्रीज जो है अपनी कंपनी स्थापित करके यहाँ पर आती हैं, भारत की ओर अग्रसर करती हैं। प्रतिनिधि सरकार के लिए गठबंधन में काम करने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा डैश में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि सिंपल यहाँ पर एग्जाम में ना पूछ भी सकता था, लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट, कई बार मैंने बताया, जाकर देखो पुरानी क्लासेस। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लासेस करवाई है मैंने आपको। ठीक है, एमटीएस की भी हमने की थी, सीपीओ की भी की थी, और पीछे जो सारी क्लासेस है उनको जाकर देखिए, जिसमें क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हुए हैं, टॉपिक वाइज भी किए हुए हैं। तो वहाँ कई बार बताया बेटा कि लखनऊ समझौता, जहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक बार फिर से क्या होता है, एक समझौता जैसा, जिसे हम कांग्रेस लीग पैक्ट भी बोलते हैं या कांग्रेस लीग समझौता इसे हिंदी में कहते हैं, क्योंकि वो दौर था, क्योंकि 1916 में हो रहा है और चल रहा है इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इसका अपॉर्चुनिटी उठाते हैं यहाँ हमारे इंडियन नेशनल लीडर्स, और वो लीडर्स जो चाहते थे कि भारत में राष्ट्रवादी दौर की जो चीज़ हम लोग लेकर अपनी भाव में चल चुके थे, भारत में अपने विकास के लिए, अपने स्वराज के लिए, अपने स्वदेश के सिद्धांत को पूरा करने के लिए निकल चुके थे, हम उसको संपूर्ण करें। ठीक है, तो वहां पर ये लोग कहते हैं कि आपसी मतभेद को खत्म कीजिए और बेटर अपॉर्चुनिटी के अंग्रेजों के साथ हम यहाँ कर सकते हैं, अपना उनका विरोध करते हुए हम एकीकरण के साथ भारत की भलाई के बारे में सोच सकते हैं। तो ऑब्वियसली उत्तर क्या है, 1916 है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य राज्य कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांत की ओर मुड़ गया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ, बिंदुसार।
तो कई बार किस्मत खुलती है और इट्स सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं जहाँ पर 6th क्लास के क्वेश्चंस भी अक्सर पूछ ले जाते हैं। तो अशोक सभी जानते हैं कि किस तरह से 261 ईसा पूर्व में जब इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था, कलिंग उड़ीसा जिसके क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए इन्होंने इतना बड़ा नरसंहार किया, कितने लाखों लोगों को मार डाला था, खून की होली खेली थी, पूरी भूमि जो थी खून से रंग चुकी थी। पर क्योंकि एक बौद्ध धर्म के जो एक कहते हैं ना फॉलोवर थे, तो उनके मतलब उनके जब उनसे इनकी भेंट होती है तो उनकी मुलाकात के बाद उनके सिद्धांतों से इतने प्रभावित होने के बाद इनको शर्मिंदगी लगती है, जहाँ पर इनको अपना किया गया हिंसा के द्वारा इनको महसूस होता है कि इन्होंने क्या कर डाला। और इसी के कारण बाद में जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म की जो टीचिंग्स थी उनको फॉलो किया था। ठीक है, कौन सी राजपूत राजकुमारी मध्यकालीन भारत की भक्ति परंपरा से संबंधित थी जिसके गीत भगवान कृष्ण को समर्पित थे? ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मुद्दुपलानी एंड मीराबाई, अक्का महादेवी, लालडेड़। तो उत्तर हमारा क्या है, मीराबाई, मीरा उर्फ मीराबाई, जिन्हें कहते हैं जो बहुत मीराबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। हम जानते हैं कि ये शिशोदिया वंश में जहाँ इनका मतलब विवाह होता है और वहाँ पर भोजराज की ये जो पत्नी थी, हालांकि अपने पत्नी धर्म को उनके प्रति ना पूरा करते हुए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति लीला रस में इस तरह से खोई हुई हैं कि जहाँ इन्होंने बचपन से बस एक रट लगा रखी थी, ये कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। और एक समय पर आकर अपने सारे धर्म को छोड़कर विवाह के बाद भी इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना को नहीं छोड़ा। जहाँ पर एक समय पर 16वीं शताब्दी, भारत के मध्यकालीन इतिहास में 16वीं शताब्दी में एक महान स्त्री संत जानी जाती है वैष्णव धर्म की, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने कृष्ण लीला और उनसे संबंधित भक्ति आंदोलन का जो दौर चल रहा था, ऐसे में उन्होंने समाज में जो छूत अछूत और स्त्रियों के प्रति जो एक विचारधारा थी उसका विरोध करते हुए जिस तरह से मतलब जो भक्ति के मतलब गीत गाए थे वो इतने पॉपुलर हुए थे ना, जिसके कारण से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। और इतना ही नहीं, इन्होंने जो गीत गाए थे वो दरअसल अपनी लोकल लैंग्वेज में गाए थे, जिसके कारण वो लोगों द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते थे। उस टाइम में हालांकि इनका विरोध किया गया, लेकिन आज इन्हें महान संत के नाम से जाना जाता है, मीराबाई। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना सभा से संबंध नहीं था, यानी उनका संबंधित नहीं थे उनसे? आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर, मोतीलाल नेहरू, गोविंद रानाडे। तो मोतीलाल नेहरू का यहाँ पर जो है भूमिका नहीं है। हम देखते हैं कि ये प्रार्थना सभा जहाँ पर इन तीनों की हमें मुख्य भूमिका नजर आती है, और हम देखते हैं कि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हम तीनों को देखें, आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर और यहाँ पे गोविंद रानाडे जी, तो सबने दरअसल यहाँ जो मेन ऑब्जेक्टिव इनका था वो क्या था कि एक तो जो स्त्रियों के प्रति जो मतलब जो उनका उद्धार करना है, उनको एक राइट्स दिलवाना, उनको अधिकार दिलवाना, वो अनटचेबिलिटी। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो कास्ट सिस्टम, दरअसल उन्हीं तरह से ये काम कर रहे थे जिस तरह से बाकी सभाएं कर रही थी, लेकिन मुख्य रूप से दरअसल ये वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट को लेकर, एजुकेशन की चीज़ों को लेकर इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा समाज में काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बाबर के 4 पुत्रों में से सबसे बड़ा कौन था? अस्करी, हुमायूं, कामरान, हिंडाल। और यहाँ उत्तर होता है हुमायूं। याद कीजिए, दरअसल सबसे बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी होता है, इसीलिए तो हुमायूं बाद में जाकर जो है उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन कहते हैं कि हुमायूं इतना अच्छा भाई सिद्ध हुआ था, जहाँ पे बाद में जाकर हुमायूं ने अपने साम्राज्य को बराबरी में 4 हिस्सों में बांट दिया था। ठीक है, और अगर क्रम देखें तो पहला कौन है? पहले नंबर पे हुमायूं है, फिर आपका कामरान है और अस्करी है। ठीक है, और अंत में कौन है? हिंदाल है। तो ये चारों भाई थे। इससे मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन भी कराया हुआ है। मैंने आपको उत्तराधिकारी में सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था, ये भी मैंने आपको बताया है, और मैंने ये बताया था कि इनमें से कौन सा भाई नहीं था। 4 ऑप्शन में से एक नहीं था, दरअसल ऑड वन आउट कर दिया था, तो वही आपका उत्तर था। ठीक है, तो चारों भाइयों के नाम पे क्वेश्चन बहुत आता है, इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी था? ज्ञातल
तुगलक शाह द्वितीय, फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक या अबू बकर शाह तुगलक। और यहाँ पर उत्तर क्या होता है हमारा, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासन करते हैं कौन, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक, जहाँ पे हम देखते हैं कि 1351 में मृत्यु होती है मोहम्मद बिन तुगलक की। जब ये पाकिस्तान में स्थित ये थट्टा में एक अभियान के दौरान होते हैं तो वहाँ ये मारे जाते हैं, जहाँ पे कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस दौरान फिरोज शाह भी शामिल था। शायद इनकी मृत्यु का कारण फिरोज शाह ही था, लेकिन कुछ इस बात को नहीं मानते, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक शासन ही नहीं किया, काफ़ी सारी बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी किए, सामाजिक कार्य किए, नगर स्थापित किए। उन्हीं में से एक नगर था जिसका नाम है जौनपुर, जिसे आज आप जौनपुर के नाम से जानते हैं। तो वो दरअसल किसके नाम पे स्थापित किया है, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था ना, वो जूना खां ही था, जिसे कई बार जौना खां बोला जाता है, और उसी के नाम पर स्थापित किया था जौनपुर। तो इसीलिए कुछ इस चीज को मानने के लिए स्वीकृत नहीं करते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु कौन थे? तीसरा क्वेश्चन तानसेन पर आ चुका है। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, सूरदास, कालिदास, रविदास, स्वामी हरिदास। पीछे अभी जब हम तानसेन पे क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने बताया था स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी जिन्होंने दर्शन किए हुए हैं भगवान श्री कृष्ण जी और हम जानते हैं राधा रानी जी के एकीकृत किए हुए दर्शनों को इन्होंने किया हुआ है, जहां पर ध्रुपद राग के जाने माने म्यूजिशियन माने जाते थे स्वामी हरिदास जी। और उनके ही कौन थे, मतलब शिष्य कौन थे, तानसेन थे। कहते हैं अकबर को जब ये सोच में थे तानसेन की, जब उन्होंने संगीत को सुना तो पागल हो गए, सोच में पड़ गए अकबर एक तरह से कि जब शिष्य इतना अच्छा गाते हैं तो इनके गुरु जिन्होंने इनको संगीत सिखाया है वो इनको कितना अच्छा, मतलब वो कितना अच्छा गाते होंगे। कई बार मैंने ये बात आपको और क्लासेस में भी बताई है। इसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो आज शायद पहली बार क्लास कर रहे होंगे, तो उनके लिए नया होगा, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी। तो मैंने कई बार जिक्र किया है स्वामी हरिदास जी। तो स्वामी हरिदास जी के पास उन्होंने भेजा अपने दरबारियों को, तो उन्होंने मना कर दिया। स्वयं अकबर रिक्वेस्ट करने गए थे उनके पास। हरिदास जी ने कहा जी नहीं, मेरा संगीत किसी के दरबार में गाने लायक नहीं, मेरा संगीत तो सिर्फ प्रभु कृष्ण बंसुरी वाले, ये जो कृष्ण का नहीं है, उनकी लीलाओं के वर्णन के लिए है, और ये मैं किसी के लिए नहीं करता हूँ। तो स्वामी हरिदास जी जो थे उनके गुरु थे, और ये ध्रुपद राग के बहुत बड़े सिंगर माने जाते हैं, जहाँ पर ये प्रश्न भी कई बार आता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किंग एंड काउंसिल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया? दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। यूं तो अंग्रेजों की राजधानी जो, मतलब सॉरी, हम 3 प्रेसिडेंसी की बात करते हैं। कई बार मैंने क्लास में आपको जब पीछे मैंने आपको भी बताया ना कि टॉपिक वाइज क्लासेस हुई हैं, उसमें ये टॉपिक कराया, कई बार बताया है। अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये 3 नगर जो इन्होंने बनाए, और यहाँ पे इन्होंने अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ है उसके माध्यम से अपना एक, यहाँ पर कहते हैं ना, एक राइट पकड़ लिया था, जिस राइट के बाद यहाँ पर ये जो है अपनी मतलब कहते हैं ना आज़ाद होकर, फ्री होकर कार्य कर रहे थे, जहाँ पे इनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। तो वहाँ पर इनकी जो कैपिटल थी उसको घोषित कर दिया था उन्होंने कलकत्ता को। ठीक है, कलकत्ता को अपनी राजधानी घोषित कर दी थी। तो वहीं पर प्रशासनिक कार्य शुरू होते हैं। वहीं रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग जो है, जिसके काल में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, कई बार बताया मैंने वॉरेन हेस्टिंग। अभी पीछे कॉर्नवालिस वाले टॉपिक की बात चल रही थी ना, सॉरी कॉर्नवालिस वाला क्वेश्चन की, तब मैंने बताया भी था उस दौरान वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बना गवर्नर जनरल। अभी तक मात्र गवर्नर था बंगाल का, लेकिन गवर्नर जनरल बन गया, जिसके साथ साथ ये भी तय हुआ रेगुलेटिंग एक्ट में कि भाई अब यहाँ पर राजा पद तो खत्म हो गया। अब राजा था तो राजा न्याय करता था, न्याय व्यवस्था राजा के हाथ में थी। अब राजा ही नहीं है तो न्याय व्यवस्था किसके हाथ में? अंग्रेजों के हाथ में। तो अंग्रेज अपनी न्याय व्यवस्था एक अलग तरीके से स्थापित करेंगे, हमारी तरह थोड़ी, राजा की तरह थोड़ी कि दरबार में बुलाया और पक्षों को सामने रखा, उनकी बातें सुनी और न्याय कर दिया। अंग्रेजों ने तो कहा कि नहीं भाई, न्याय के लिए एक अलग से न्यायालय बनाइए, कोर्ट बनाइए,
तो उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की बात करी इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट में स्थापित करने की और 1774 में ये स्थापित हो जाता है। तो जब स्थापित पूछे किस वर्ष हुआ, 1774 किस एक्ट के तहत, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई प्रणाली को इंगित करता है? स्थायी बंदोबस्त, तालुकदारी प्रणाली, रैयतवारी प्रणाली, महलवारी प्रणाली। एक ही नाम रखना है याद, जब भी कॉर्नवालिस का नाम आता है तो आता है उत्तर परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, जिसके तहत इसने 90 और 10 का रेशियो रखा और उसने कहा कि जो रेवेन्यू हमें प्राप्त होना चाहिए वो 90% होना चाहिए, उसके अतिरिक्त जो जमींदार है वो रख सकते हैं। ठीक है, अब रह ही कितना गया, जो इन्होंने सेटलमेंट किया था ना 90:10 का, ये सेटलमेंट 10 साल के लिए कर दिया, इसलिए इसको कहा गया था परमानेंट, इसको 10 साल के लिए परमानेंट कर दिया, इसलिए कहा गया था परमानेंट सेटलमेंट। इसके साथ बहुत सारे स्यापे हुए और बाद में जाकर हम देखते हैं कि इससे ज्यादा सफल होता है रैयतवारी। ठीक है, अकबर द्वारा खानदेश का मुगल साम्राज्य में विलय कब किया गया था? 1605, 1595, 1597, 1601। तो उत्तर होता है 1601। दरअसल हम जानते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि जो अकबर थे, दरअसल अकबर ने एक नीति अपनाई थी अपने साम्राज्य में। देखा जाए तो उनकी अकबर की साम्राज्य की जो नीति थी वो क्या था, साम्राज्य विस्तार करना, जहां पर इन्होंने 1601 यानी जब अकबर के शासन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कब, 1556 से 1605। ठीक है, तो इसका मतलब इनके शासन काल में होता है, 1601 में होता है। और याद कीजिए मैंने पीछे बामनी शासन की बात की थी ना अहमद शाह के, तो उनके आगे जो उत्तराधिकारी होते हैं दरअसल तो अहमद शाह जो द्वितीय हम कहते हैं, उन्हीं की शासन काल में ही इन्होंने खानदेश को जो है अपने नियंत्रण में कर लिया था। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में करते हुए साम्राज्य विस्तार की नीति अकबर ने अपनाई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता के दिमाग की उपज थी? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, B.R. अम्बेडकर। उत्तर है यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया हम सोसाइटी देखते हैं जो कि स्थापित किया गया था इनके द्वारा 1905 में। कहते हैं दरअसल इन्होंने जो समाज में लोग हैं उनकी उद्धार के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, एजुकेशनल आइडियाज को बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रचार प्रसार किया, जहाँ पे जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जो पिछड़े वर्ग के लोग जो थे, उनके उद्धार के मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि उनको काफ़ी हद तक अपना कैसे विकास करना चाहिए, अपने अधिकारों को कैसे मांगना चाहिए, कैसे अपने जीवन के साथ उनको खड़े रहना चाहिए, उनकी हर एक आइडियाज़ को बहुत हद तक मोटिवेट करने के लिए काफ़ी हद तक ये कार्य करते थे। इवन कहा जाता था कि यहाँ पर जो सोसाइटी अगर बात करते हैं तो इनके लिए जो खाना कुक करते थे ना वो दरअसल डिप्रेस क्लासेस के, वो दरअसल उन्हीं हम देखते हैं कि निम्न जाति के लोगों से बनवाया जाता था, जहाँ पर एक भाव खत्म होता था। यानी कुल मिला के ये वही बात कर रहे थे जो अभी तक सुधारवादी आंदोलन की चीजें चल रही थी, बट उसमें एक नए तरीके के मोटिव के साथ, विमेन्स को लेकर, डिप्रेस क्लासेस को लेकर, इवन ट्राइबल्स को लेकर उनके इस उद्धार को लेकर यहाँ पर ये कार्य किया जा रहा था। अष्टाध्याय व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जो 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में डैश द्वारा लिखा गया था। अगस्त्य, पाणिनि, पतंजलि, विश्वामित्र। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी बड़ा फेमस है, 8 चैप्टर में ये डिवाइडेड है। पाणिनि जो कि एक बहुत ही फेमस ग्रामरियन माने जाते थे, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये भाषाविद थे, काफ़ी सारी भाषाओं के आधार पर जानते थे। तो दरअसल ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये चीज़ें ऑलरेडी वैदिक धर्म में समाहित हुए थे। तो इसके माध्यम से बताते थे कि एक तरह की स्पोकन लैंग्वेज में क्या फ़र्क है, और एक जब हम लिखते हैं एक ग्रंथ के आधार पर लिखित भाषा में, तो उस तरह में किस तरह की भाषा का उपयोग होता है, उस तरह में किस तरह की भाषा समाहित है, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें 4000 जो सूत्र भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि वैदिक धर्म से क्या है, संबंधित है। तो पाणिनि का अष्टाध्याय बुक से कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ये तो आप समझ ही चुके हैं। हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों पर प्रहार करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई? 1828, 1845, 1814, 1839।
तो यहाँ पर वैसे आत्मीय सभा की स्थापना 1815 देखेंगे, लेकिन बहुत क्लोजली आपको 1814 यहाँ दिख रहा है, तो उत्तर यहाँ पे 1814 है। आत्मीय सभा जो कि स्थापित की जाती है किसके द्वारा? आरक्यू, राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय जिन्होंने स्थापित किया था, आगे जाके ब्रह्मो समाज हम देखते हैं। तो राजा राममोहन रॉय जो थे, दरअसल यहाँ पर जो एक डिस्कशंस होता था, इस तरह का डिस्कशन जहाँ पर हम देखते हैं कि एक साइंटिफिक लॉजिकल चीज़ें कॉन्सेप्ट होता है। दूसरी तरफ क्या चीज़ें होती हैं? दूसरी तरफ होता है आपका, जैसे अगर आप बोलते हैं कि मनगढ़ंत कहानियाँ, मिथोलॉजी, विश्वास और अंधविश्वास, ये सारी चीज़ें, तो दरअसल वहाँ पर नए विचारों के आगमन के लिए, लॉजिकल चीज़ों को काफ़ी हद तक उसको अपनाने के लिए, उनके विकास को, उस सोच को जन लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया और इसीलिए माने जाते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। रेनेसा मतलब नया युग, न्यू एरा, रेनेसा न्यू एरा, नया युग। एक ऐसा नया युग जहाँ नई सोच है, जहाँ नए विचार हैं, जहाँ पुरानी परंपराएं नहीं है, जहाँ इलॉजिकल चीज़ें नहीं हैं, जिन पुरानी परंपराओं के पीछे अंधविश्वास नहीं है, तो इन सब का त्यागिए, एक नए युग का आगमन कीजिए। ठीक है, तो कौन माने जाते हैं? राजा राममोहन रॉय। नेक्स्ट हम देखते हैं अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर कासिम, शौकत जंग, सिराजुद्दौला, मीर जाफर। तो यहाँ है उत्तर सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो अलीवर्दी खां के बाद आता है, जिसके काल में होता है 1757 का प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध बहुत ही फेमस, जिसमें कौन शामिल था? शामिल था रॉबर्ट क्लाइव इनके विरुद्ध। रॉबर्ट क्लाइव ने से ये युद्ध लड़ा था। और सही बताऊं तो सिराजुद्दौला का एक कमांडर इसमें शामिल था जिसका नाम था मीर जाफर, लेकिन जाफर ने अपने राजा सिराजुद्दौला से गद्दारी की। जिस गद्दारी के बाद हम जानते हैं कि मीर जाफर आगे जाकर गद्दी पे बैठने के लिए अंग्रेजों का साथ देता है इस युद्ध में, और इसी कारण अंग्रेजों ने भी उसकी इच्छा पूरी कर दी। सिराजुद्दौला को हटाकर बाद में इसी युद्ध में परास्त करने के बाद गद्दी पर किसको बिठाया? मीर जाफर। यानी अगला क्वेश्चन जब आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पे कौन बैठा, तो उत्तर क्या देंगे? मीर जाफर। ठीक है, सिराजुद्दौला के काल में एक और चीज बड़ी फेमस है, क्या? काल कोठरी त्रासदी। काल कोठरी त्रासदी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये भी पूछा जाए ब्लैक होल ट्रेजेडी किसके काल में घटित हुई है? सिराजुद्दौला के काल में। नेक्स्ट, नौरोज भारत में निम्नलिखित में किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? जैन, सिख, पारसी या बौद्ध? तो हम सब जानते हैं पारसी धर्म द्वारा, जो कि एक पारसी का न्यू ईयर माना जाता है नौरोज। और देखा जाए तो कई बार हमने क्लास में डिस्कस किया है, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक, बहुत ही दुष्ट शासक, कौन नहीं जानता, जिसने कई सारी प्रथा शुरुआत की थी, जिसका नाम था बलबन। तो बलबन जो था, जिसको उलुग खां के नाम से जानते थे, कि बलबन ने ही ये त्योहार की शुरुआत की थी। और तब कई बार बताया है कि नौरोज एक न्यू ईयर होता था, पारसियों का नववर्ष का त्योहार मनाया जाता था, जिसे नौरोज कहते थे। ठीक है, उसने हालांकि और भी प्रथाएं चलाई, सिजदा व पैबोस, और अपने आप को भगवान से जोड़ दिया था। इल्तुतमिश का मकबरा किस वर्ष बनाया गया था? 1388, 1388, 1235, 1199, 1458। उत्तर है 1235। देखा जाए तो इनका जो मकबरा है वो मतलब जो आपका मेहरौली में है, कुतुब मीनार, उसी के नज़दीक इनकी जो मकबरे का निर्माण किया हुआ है। इसकी मृत्यु 1236 में होती है। ठीक है, और कहते हैं कि दरअसल जो इसका मकबरा है वो आप देखेंगे बिल्कुल इस तरह से ना प्लेन बना हुआ है, लेकिन जो एंट्रेंस है उस एंट्रेंस में आपको ना 3 आर्चेस नजर आएंगे। ठीक है, जो एंट्रेंस में वो 3 आर्चेस के साथ गेट बना हुआ है। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चंस आते हैं इल्तुतमिश वगैरह, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आ भी गया। देखो, दिल्ली का सुल्तान जिसकी घोड़े से गिरने के कारण, चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई, डैश था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह। बड़ी कहानी फेमस है, कुतुबुद्दीन ऐबक जब खेल रहा था पोलो, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में चौगान, तो चौगान खेल रहा था कि घोड़े ने छलांग लगाई और गिरकर मर गया। इसे माना जाता है, ये कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, जहां पर हम देखते हैं बहुत ही कम समय पर इसने शासन किया, और बाद में इसका जो दामाद था इल्तुतमिश,
वो गद्दी पर बैठा। इसके बाद हालांकि कुतुबुद्दीन का बेटा था, लेकिन वो कुछ ही समय शासन कर पाया, उसे हटा दिया गया और मेन माना गया इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर, और इसने अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर ली? दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत तो किससे मानी जाएगी? दिल्ली से। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाएगा? इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वर्ष 1763 में हस्ताक्षरित डैश की संधि द्वारा वॉन्डिवॉश की लड़ाई के बाद भारत में फ्रांसीसी संपत्ति बहाल की गई थी। पुरंदर, टॉर्डेसिलास और पेरिस, सूरत। तो पेरिस की संधि थी, जिसके कारण यहां पर हम देखते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में वॉन्डिवॉश का युद्ध ये समाप्त होता है। वॉन्डिवॉश का युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, और ये वो युद्ध था जिसके पश्चात फ्रांसीसियों के यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में एक वर्चस्व बना हुआ था, जो एक लाभदायक कंपनी के साथ रहकर भारत में ये मुनाफा कमा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का तो खुद एक सपना था कि भारत में शासन करने का। इसे भारत में जितने भी यूरोपीय कंपनी थी, उन्होंने किसी को टिकने नहीं दिया था। जहां पर उन्होंने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया था, बेदरा के युद्ध में जो हम देखते हैं कि उन्होंने डचेस को हराया, ऐसी वॉन्डिवॉश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को हराया, जो युद्ध समाप्त हुआ, शांति बनी थी इस पेरिस की संधि के बाद। तो देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। हर्षचरित डैश द्वारा संस्कृत में लिखा गया है? हर्षवर्धन, हरिसेन, नागसेन या फिर बाणभट्ट। तो हर्षचरित लिखने वाले कौन थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबार में उनके दरबारी कवि थे, कोर्ट पोएट थे। हालांकि इनके राजा हर्षवर्धन भी काफी ग्रंथ लिख चुके थे, लेकिन खुद के बारे में उन्होंने नहीं लिखा, और तब उन्हीं के दरबारी कवि बाणभट्ट ने 2 रचनाएं बड़ी फेमस लिखी थी, जो कि अक्सर एक क्वेश्चन आता है। तो भाई देखो, इन दिनों जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें टेक्स्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो कुछ टेक्स्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से कई बार अक्सर पूछते हैं कादम्बरी। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। तो ये याद रखिएगा, इस तरह का टेक्स्ट में क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये बाणभट्ट की 2 रचनाएं बहुत मुख्य मानी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1398 में घटित हुई थी? भारत पर तैमूर आक्रमण, हल्दी घाटी का युद्ध, हुमायूं के फारस की उड़ान या बाबर का दिल्ली पर आक्रमण। तो 1398 पीछे बताया था, जिसमें तैमूर का आक्रमण होता है, और ये ईयर इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार बताया है, तैमूर का आक्रमण पूछते हैं, नादिर शाह का पूछते हैं, जिस नादिर शाह ने भारत में जब आक्रमण किया तो यहाँ से मयूर सिंहासन ले गया था। अहमद शाह अब्दाली का युद्ध जब होता है मराठों के साथ, तो इस तरह से इनकी कुछ आक्रमण है जहाँ हमारे भारतीय इतिहास में उनकी डेट्स पूछी जाती, ईयर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सर्वप्रथम जो है मंगोलों ने जो मतलब चंगेज खां का जो आक्रमण, ये मंगोलों का आक्रमण होता है भारत में, तो 1221 में हम देखते हैं जब किसका शासन था उस समय भारत में? इल्तुतमिश का, जिनके भी हम पीछे बात कर रहे थे। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर कुछ ईयर इंपॉर्टेंट होते हैं जो बने रहते हैं। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन था या थे? HP ब्लावत्स्की, कर्नल ऑलकॉट, एनी बेसेंट या चार्ल्स लीडबिटर और एमिली लुटियंस या मैडम भिकाजी कामा। तो यहाँ पर जो है ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट, जो कि कर्नल ऑलकॉट इसके पहले प्रेसिडेंट हुए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी उन्होंने स्थापित, ये जो है माने जाते हैं संस्थापक। मैडम ब्लावत्स्की का ये योगदान बहुत इंपॉर्टेंट था, जहाँ पर हम देखते हैं कि 1875 में यानी 19वीं शताब्दी में यूएस में स्थापित किया जाता है, जहाँ पर ये थियोसॉफी में हम देखते हैं ब्रह्मवादी चीज़ों के सिद्धांतों को लोगों तक पहुँचाते थे, और किस तरह से जो ट्रुथ है, जो सेल्फ चीज़ें हैं, उसके बारे में रियलाइज कराते थे। जिसके पहले प्रेसिडेंट कौन हुए थे? कर्नल ऑलकॉट हुए थे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी को, लेकिन प्रसिद्धि की अगर बात करते हैं तो इसको जो प्रसिद्धि मिलती है, प्राप्त होती है भारत में, हम देखते हैं उनका योगदान किसका माना जाता है? एनी बेसेंट का। कई बार मैंने क्वेश्चन भी बताया आपको ये कि एनी बेसेंट को कई जगह बताते हैं कि एनी बेसेंट फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। तब मैंने बताया था कि शी वॉज नॉट फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। हाँ, पॉपुलैरिटी इनके कारण मिली, लेकिन इसके संस्थापक ब्लावत्स्की मानी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन बहमनी सुल्तान क्रूरता के लिए विख्यात था और इसलिए उसे जालिम की उपाधि मिली? फिरोज शाह, मुजाहिर शाह, अहमद शाह, हुमायूं। तो यहाँ पर उत्तर होता है हुमायूं। दरअसल ये हुमायूं आपका मुगल सम्राट हुमायूं नहीं है, ठीक है। ये कौन है? हुमायूं है। ये वो हुमायूं है जिसे हुमायूं बामनी शाह बोलते हैं। तो कहा जाता है कि दरअसल ये बहुत जालिम माना जाता था। कहा जाता है कि इसका जो पालन पोषण था, ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है और बाद में उन्हीं की पुत्री से जो है इनका विवाह भी होता है। जब ये गद्दी के उत्तराधिकारी पद पर आते हैं तो कुछ नोबल मेंस होते थे जो उनको हटाना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने उन सबका संघर्ष करते हुए, उन सबको हटाते हुए उन सबको जेल में डाल दिया था और बाद में अपने गद्दी का दावेदार करते हुए जो है इन्होंने गद्दी हासिल की थी। कहते हैं कि दरअसल जब ये एक शासक के रूप में बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर नियुक्त हुए थे तो ये इन्होंने बहुत ही अपनी जनता, जो लोग जो मतलब जिनको पनिश करना होता तो बहुत ही टॉर्चर करके रखते थे, इसलिए ये जालिम की उपाधि प्राप्त करते थे, ठीक है। तो मैंने कई बार बताया आपको, भाई बहमनी पे बहुत क्वेश्चन आया तो देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने श्रवणबेलगोला में आमरण अनशन किया और उसकी मृत्यु हो गई? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ, अशोक। सेम क्वेश्चन कई बार क्लास में करवाया है। मैंने तो दावा उस समय किया था कि पढ़ाए हुए क्वेश्चन आएंगे, अब तुम लोगों ने नहीं देखे, तुम्हारी गलती है। तो उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने, हम देखते हैं कि इन्होंने क्या था, श्रवणबेलगोला में गए थे ये भद्रबाहु के साथ, जो इनके गुरु थे, मतलब लीडर थे, उनके साथ ही जाते हैं। श्रवणबेलगोला कहाँ है? मैसूर में। इन्होंने वहां जाकर अपना जो है ये जो हम कहते हैं ना जैन धर्म में एक पद्धति होती है, ठीक है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग संलेखना करते हैं, यानी भूखे प्यासे रहकर समाधि धारण करते हैं। तो दरअसल चंद्रगुप्त मौर्य ने भी स्वयं अपनी जो प्राण थे उन्होंने इसी तरह त्यागे थे, इस पद्धति से त्यागे थे। जहाँ पर दो बातें आती है कि जब वो साम्राज्य को छोड़कर निकले तब अपना साम्राज्य का भार अपने बेटे बिंदुसार पर छोड़ के गए। दूसरी बात, इस संलेखना पद्धति से प्राणों का त्याग देने के कारण यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन से धर्म के पालन करता थे? जैन धर्म। और वही इनके पोते अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। शस्त्राधिनियम डैश में पारित किया गया था जिसने भारतीयों को उचित लाइसेंस के बिना हथियार रखने के से रोक दिया था? 1897, 1878, 1912, 1909। सेम क्वेश्चन बताए हुए हैं। बताया था कि किस तरह से आर्म्स एक्ट को लेकर 1878 में, जिस समय हम देखते हैं कि जो भारत में वाइसरॉय लॉर्ड लिटन होता है उसने सख्ती कर दी थी, जहां पर उसने ये कह दिया था कि बिना लाइसेंस किस तरह के हथियार जो है प्राप्त नहीं होंगे। और काफी कुछ ऐसे हथियार थे जिस पर प्रतिबंध था कि वो भारतीय नहीं रख सकते, भाई इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि राष्ट्रवादी की जो विचारधारा इनमें कूट कूट के भरी हुई है। अगर हमने लापरवाही रख दी तो कहीं ऐसा ना हो कि जो पीछे 1857 हुआ है वो इस तरह की घटना फिर से वापस घटित ना हो जाए। तो ये क्वेश्चन सब कराया है और सब एग्जाम में आया हुआ है। जान के तुम लोगों को तो पता नहीं कितनी खुशी हो रही है, पर हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमने कहा था कि हम दावा कर रहे हैं और दावे को पूरा करके दिखाएंगे, तो मैंने तो कर दिया, ठीक है। 18वीं शताब्दी में 7 वर्षों तक युद्ध ब्रिटेन और डैश के बीच लड़ा गया था। पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। तो उत्तर है फ्रांस। दरअसल 7 ईयर वॉर्स जो है बहुत ही पॉपुलर रहा था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। आप जानते हैं दरअसल यही जो दुश्मनी ब्रिटेन और फ्रांस की थी यही तो भारत में एक समय पर नजर आती है, जहां भी आपने पीछे देखा था बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, जहां पर हम देखते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये जिस तरह से कार्नेटिक युद्ध में, कर्नाटक युद्ध में शामिल होते हैं, दरअसल कहीं ना कहीं ये खुंदस जो है इस युद्ध की हमें नजर आती है। और इस तरह से ये जो है अंत में इनका सफाया करने में, उनको भारत में, अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो इनको समाप्त करने में, इनको पराजित करने में ब्रिटिश जो है वो सक्सेस होते हैं, क्योंकि इसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व जो है भारत में समाप्त हो जाता है, वर्चस्व समाप्त होता है इनके कारण। भारत में सल्तनत काल के निम्नलिखित शास्त्रीय कवियों में से किसने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया, जो संगीत का एक रूप है जिसका नाम अरबी शब्द कौल से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोलना? तो क्या है? शम्स अल दीन, मोहम्मद हाफिज, अमीर खुसरो, जलालुद्दीन, मोहम्मद रूमी, निजाम अल दीन औलिया। अमीर खुसरो कई बार बताया है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत मूवी में बड़ा फेमस रोल, यानी खिलजी वंश शासक।
महान शासक अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में हम जानते हैं कि जब भी हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं तो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी पे क्वेश्चन आता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो, इन्होंने न केवल कव्वाली की बल्कि कई बार बताया सितार, तबला, कव्वाली, इन्होंने इसकी खोज की है। तो उनमें से इनके द्वारा ही ये शुरू किया गया था, इसीलिए उत्तर होता है हमारा अमीर खुसरो। नेक्स्ट, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को सुल्तान बनने से पहले अमीर-ए-तुजुक नियुक्त किया गया था, यानी समारोह का मास्टर? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक बलबन। और यहाँ उत्तर होता है अलाउद्दीन खिलजी। दरअसल यहाँ पर कहा जाता है कि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, जब जलालुद्दीन खिलजी शासक थे, गद्दी पर बैठे थे, हालांकि उनकी हत्या इन्होंने ही की थी और इनके जो थे अंकल थे, मतलब एक सेकेंड, ये इनके नेफ्यू थे और दामाद भी हुए थे। इन्होंने शासन किया था 1290 से 1296। 96 में अलाउद्दीन ने इनकी हत्या कर दी और तब अलाउद्दीन इस गद्दी पर बैठे थे 1296 से। इसे कहा जाता है कि जब तक खिलजी वंश के यही संस्थापक गद्दी पर बैठे थे, तब यह कौन से पद पर नियुक्त थे? अमीर-ए-तुजुक पर नियुक्त थे। तो देखिए आज ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए नेक्स्ट, और इसी के साथ भाई हो गया आज की आपकी ये जो है सीपीओ की बहुत अच्छी हिस्ट्री की क्लास मेरे साथ राइस स्मार्ट के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे रहे थे हिस्ट्री के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और मेरी पिछली क्लासेस के क्वेश्चंस के साथ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए सेशन में कुछ नए अंदाज के साथ। तब तक मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए आज्ञा। टाटा, बाय बाय।